नमस्कार। भारत का संवैधानिक विकास वीडियो की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस समय भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवंबर 1917 में मॉन्टेग्यू ने भारत आकर वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य असैन्य अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बासु, चार्ल्स रॉबर्ट की सदस्यता में एक समिति बनाई गई जिसने भारत राज्य सचिव एवं वायसराय को प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 ईस्वी में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया तथा अंतिम रूप से 1921 ईस्वी में लागू किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई जिन्हें राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा कहा गया। राज्य परिषद को उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा गया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी जिनमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन अर्थात विधानसभा को था। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। आरक्षित विषय में वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि शामिल थीं। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि शामिल थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के
एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, हिंदुओं के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। 1909 में यह व्यवस्था केवल मुसलमानों के लिए किया गया था। इसमें पहली बार बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। आइए अब हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की कमियों के बारे में। तो इनकी कमियां हैं, इसमें भारतीयों के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था। केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बंटवारा भी राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार के विरुद्ध था। अधिनियम में विषयों का जो आरक्षित व हस्तांतरित बंटवारा था वह भी अव्यवहारिक था। इस अधिनियम में प्रांतीय मंत्रियों का वित्त और नौकरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं था। नौकरशाही मंत्रियों की अवहेलना तो करती ही थी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। अब यदि इस अधिनियम की आलोचनाओं की बात करें तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 ईस्वी के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस अधिनियम को निराशाजनक एवं असंतोषकारी कहकर इसकी अवहेलना की गई। महात्मा गांधी ने इन सुधारों को भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग बताया। हालांकि फिर भी इस अधिनियम के कुछ सकारात्मक प्रभाव भारतीय राजनीतिक दशा एवं दिशा पर पड़ा। जैसे इससे देश के मतदाताओं में मत देने की व्यावहारिक समझ विकसित हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय स्वशासन तथा आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था हुई तथा केंद्र की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले से 3 गुना प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। भारत सचिव के वेतन व भत्तों का भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से देने का तथा एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की भी घोषणा हुई। तो यह थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर अपने सुझाव दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा
चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।